पहली ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 10th क्लास का हम पूरा सीरीज़ लेके आने वाले हैं, चाहे वो साइंस हो या फिर वो मैथ्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हम सबका सीरीज़ लेके आने वाले हैं। और मैंने कहा था कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो यदि आपने पूरा अभी चाहे कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, डजेंट मैटर, आप बस इतने क्वेश्चंस कर लेना, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी किस तरीके से लिखे जाते हैं वो भी मैंने बता रखे हैं इसी में। और मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाएगा और कैसे कैसे आपको जवाब देना है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है विकास और आप सभी मुझे जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला ही क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। बोला गया है कि मान के चलिए कोई भी एसिड है, उसको हमें डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करने के लिए हम ऐसा क्यों नहीं करते कि नॉट वाटर टू एसिड बल्कि ऐड एसिड टू वाटर करते हैं। ऐसा क्यों? यानी कि मान के चलिए हमारे पास कोई बीकर है, उसके अंदर हमने पूरा एसिड रखा है, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उसके अंदर वाटर मिलाए, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हमने ऐसे यहाँ पे वाटर लिया और धीरे 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 इसके अंदर हमें एसिड डालना होता है। ऐसा क्यों करना होता है? बेसिकली ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी भी हम डाइल्यूट कर रहे हैं किसी भी एसिड को पानी के साथ मिलाकर, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक्सोथर्मिक यानी कि ऐसा रिएक्शन हम कह सकते हैं जिसके अंदर से क्या रिलीज़ हो बच्चों? हीट रिलीज़ हो। अब हीट ज़्यादा रिलीज़ होगी तो जिससे हमें हार्मफुल हो सकता है, हमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि मान के चलिए व्हेन वाटर इज एडेड टू द कंसनट्रेटेड एसिड, अगर हमने ऐसा मिलाया तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो मैंने बोला ना, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा अगर, तो उसके अंदर चेंजेस होंगे विच चेंजेस सम वाटर ऑफ द टू स्टीम, यानी कि जो पानी है वो कुछ भाप बनेगा और कुछ कुछ क्या होगा, स्प्लैश हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ, इस बीकर से बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बीकर का जो ग्लास है वो फट सके और जिसकी वजह से जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके आँखों के लिए या फिर आपके हाथ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपके दिक्कत हो सकता है क्योंकि वो फट भी सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एसिड के अंदर हम पानी मिलाएं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, ये वाला, यानी कि वाटर लीजिए, उसके अंदर से धीरे 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 करके एसिड मिलाइए। तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो इस बार के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इस बार डायरेक्टली पूछा गया है कि जो एंटासिड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो बताना है कि ये एंटासिड किस तरीके से काम करता है, यानी कि हम किस समय पे ये कह सकते हैं कि एंटासिड को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस तरीके से वो आपको हेल्प कर सकता है एंटासिड। कहने का मतलब है, देखो मान के चलो इसका आंसर अगर आपको देना है तो आपको सबसे पहले लिखा होना चाहिए कि एंटासिड का भी इस्तेमाल करना है। जब भी एसिडिटी हो, किसी भी इंसान को एसिडिटी हो रहा है, एसिडिटी कब होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट के अंदर है, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर है, अगर वो ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, जिसकी वजह से इनडाइजेशन हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा? देखो अगर मान के चलो हमारे पेट के अंदर HCl ज़्यादा बना, ठीक है, यह HCl ऊपर तक आ गया, तो क्या होगा? जलन होगी, गर्दन में जलन होगी, पेन होगा, ठीक है, और इरिटेशन होगा। अब कहने का मतलब है इसकी जगह पे हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम केमिकली एक नाम से जानते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली इसको हम एंटासिड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो हमारे पेट में जो बढ़ा वो क्या था बच्चों? एसिड था, ठीक है। अब हमने कहा पेट में अगर एसिड बढ़ा है, अगर मैं उसको बेस दे दूँ, ठीक है, तो ये दोनों को दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर न्यूट्रल करने के लिए मैं बेस दूं, बेस क्या हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला। अब इसका नेचर बेसिक है, रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और प्रेजेंट इन द स्टमक और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि एसिड प्लस अगर हम बेस लिया जाए तो क्या बनता है बच्चों? सॉल्ट बनता है, प्लस में वाटर बनता है। ये दो चीज़ आपको याद होना चाहिए कि मतलब एसिड प्लस अगर बेस मिला दिया जाए तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब हमारा मैग्नीशियम का जो था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो था MgOH का होल ट्वाइस था। अब उसके अंदर हमने HCl था पहले से ही मिला दिया, तो MgCl2 बना, जो कि हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड था। ये एक तरीके का क्या है? सॉल्ट कहलाएगा बच्चों, और पानी उसके साथ रिलीज होगा। तो कहने का मतलब है, कहीं पे भी आप पढ़ लेना ये बात कि अगर एसिड ज़्यादा हुआ, अगर आपको उसको न्यूट्रल कराना है तो हमेशा बेस देना पड़ेगा, और यदि बेस ज़्यादा हुआ तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको एसिड देना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एसिड प्लस बेस हमेशा क्या होता है आपका? सॉल्ट और प्लस में वाटर होता है, और ये जो सॉल्ट होता है आपका, ये क्या रहेगा? हमेशा के हमेशा न्यूट्रल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही था, बस इतना ही लिखना है। लिखने का तरीका आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेम टू सेम रखना है, इससे ज़्यादा बातें ना लिखनी है, ना इससे कम बातें लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो पूछा जाता है पेपर में। याद रखना, अभी मैं जो 10 के 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ
उन्हीं में से पेपर आएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, गारंटीड है। अगर लगे आपको बाहर से आ रहा है तो आके चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, सीधी बात कर रहा हूँ। और नहीं तो अभी पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है, और नहीं पढ़ रखा तो भाई आपको ये क्वेश्चन रट डालने, एकदम समझ डालना है। बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो दही होता है यानी कि कर्ड होता है या फिर जितना भी खट्टी चीज़ें होती हैं, उन सबको कभी भी ब्रास या कॉपर के वेसल में नहीं रखा जाता। ऐसा क्यों? तो आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब देना है। अब देखो, जितना भी हमने कहा कि जो ब्रास है, ब्रास किसका अलॉय होता है? कॉपर का और जिंक का। तो हमने कहा जिंक ले लो भाई और कॉपर ले लो, तो जिंक हो गया और कॉपर हो गया। ये दोनों के दोनों क्या है? मेटल होते हैं। इन्हीं को जब मिला दिया जाता है तो हमारा ब्रास बन जाता है, यानी कि एक तरीके का एलॉय बन जाता है। तो हमने बोला एलॉय, एलॉय एक तरीके का मिक्सचर होता है, ठीक है, मेटल्स का। बोथ मेटल रिएक्ट विथ एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड एंड सोर सब्सटेंस टू फॉर्म पॉइजनस सॉल्युबल सॉल्ट। कहने का मतलब है, अगर हमने इस कॉपर को लिया या इस जिंक को लिया, ये दोनों के दोनों एक ऐसे मेटल्स हैं जिनको अगर एसिड के साथ हमने मिला दिया, क्यों? क्योंकि एसिड जो खट्टी चीज़ें होती हैं उन्हीं में होता है। अब अगर कर्ड दही की बात करूं या किसी भी खट्टी चीज़ की बात करूं तो इनके अंदर क्या है बच्चों? एसिड है। अब एसिड है तो इनके साथ क्या होगा? रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद पॉइजनस सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? पॉइजनस सॉल्युबल सॉल्ट। हींस इसी वजह से जो भी कर्ड होता है, ठीक है, या फिर एसिडिक सब्सटेंस होता है, उनको ब्रास में या कॉपर वेसल्स में नहीं रखा जाता। मेक देम अनफिट फॉर कंजप्शन। क्यों? क्योंकि ये सब रखने के लिए और खाने के लिए फिर अच्छे नहीं कहलाए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? केमिकल फार्मूला लिखना है ब्लीचिंग पाउडर का। आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है और कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। फॉर व्हाट पर्सेंट इज यूज इन पेपर फैक्ट्रीज। और बताना है आपको कि ये जो पेपर फैक्ट्रीज है इसमें किस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करा जाता है। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का जो आपको केमिकली फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का आपको फार्मूला याद रखना है और डायरेक्ट यही लिख देना है। और इसको अगर हम प्रिपेयर किया जाए तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन स्लैग लाइम, यानी कि CaOH का ट्वाइस विथ ड्राई क्लोरीन गैस, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस लीजिए, उसके साथ क्लोरीन मिला दीजिए तो अपने आप CaOCl2 बन जाएगा और इसके साथ पानी रिलीज होगा। और यही जो आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। क्या बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बन गया। पेपर फैक्ट्री में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पेपर को क्लीन किया जा सके और ब्लीच किया जा सके एक तरीके से, ताकि जो पेपर है वो एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन बन जाए। तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है पेपर फैक्ट्रीज़ में। बस आपको इतना पूछा था और इतना ही लिखना है, डायरेक्ट आंसर रखना, बस इससे ज़्यादा कुछ भी मत रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। बोला गया है कि सबसे पहले देखो, ये पार्ट्स में बटा है, A है, B है और C है। तो आपको तीनों के आंसर अलग अलग करके देना है, ABC करके, एक में खुचुड़ पुचुड़ मत मचा देना। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल देना है, कोई भी एक ऐसा बेस जो हाईली सॉल्यूबल हो किसके अंदर? पानी के अंदर। तो एक आपको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई सा भी लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल जो हाईली सॉल्यूबल हो, जैसे एल्कली NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, इसी में एक और बात पूछी गई, कह रहा है जो टूथ डिके होता है रिलेटेड टू पीएच, यानी कि जो हमारे दांतों की प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे खराब हो जाना, वो पीएच से कैसे रिलेट किया गया है। और आपको बताना है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम उसको सेफ कैसे रख सकते हैं, ठीक है, कैसे बचा के रख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि लोअर द पीएच मोर विल बी द टूथ डिके। जितना ज़्यादा पीएच घटेगा, अब अगर हमने कहा पीएच डायरेक्टली किसको इंडिकेट करता है कि वो एसिड है कि बेस है। अगर पीएच हमने कहा कम हो रहा है, लेस हो रहा है, यानी कि आपके माउथ का जो मीडिया है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अब एसिडिक होने की वजह से जो दांत होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ CA3PO4 होल ट्वाइस, इससे रिएक्ट करता है और क्या करता है? दांतों को डिके करने में मदद करवा देता है, यानी कि आपके दांत खराब होने लग जाएंगे। इसको बचाने के लिए आपको ब्रश करना पड़ेगा, डेली ब्रश करना पड़ेगा, सुबह शाम ब्रश करना पड़ेगा। आवर टीथ आफ्टर एवरी मील, यानी कि अगर आप सबसे बेस्ट तरीके से चाहते हैं कि आपके जो दांत हैं वो बढ़िया रहें, तो आपको हमेशा जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने के बाद आपको ब्रश कर लेना चाहिए, ठीक है। इसी का जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखिए C में क्या बोला है, वाई डज बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन। कह रहा है कि मधुमक्खी की अगर डंक मार दे तो वहाँ पे दर्द क्यों होता है या फिर जलन क्यों होने लग जाता है। और रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव रिलीफ।
हाउ, आपको बताना है कि अगर हम बेकिंग सोडा वहाँ पे लगा दिए तो कैसे हमें रिलीफ मिल जाता है। देखो सबसे पहले तो अगर वो डंक मारती है मधुमक्खी तो उसमें जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि अगर मैं इसको नॉर्मल नाम लूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसको जैसे ही हम लगाएंगे ये क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा फॉर्मिक एसिड को, और जिसकी वजह से रिलीफ हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि यदि एसिड है और उसमें बेस मिला दिया जाए तो हमेशा याद रखना क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर ही होगा, यानी कि न्यूट्रल होके रहेगा। तो बस आपको एक ही चीज़ करना है, उसको नॉर्मल करना है। फॉर्मिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करा दिया जाए तो दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो बोला गया कि आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। दूसरे बाद आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको दे रखे हैं एग्जांपल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दे रखे। तो आपको 4 दे रखे हैं, इसी में से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखो कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा और कौन सा ज़्यादा वीक कहलाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आयोनाइज होगा, या फिर हम एक आसान भाषा में कहें तो H+ आयन जो ज़्यादा रिलीज करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि पूरी तरीके से यदि आयोनाइज हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और लेकिन अगर हम वीक एसिड की बात करें तो पार्शली आयोनाइज्ड, मतलब पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो पा रहा किसके अंदर? एक्वास सॉल्यूशन के अंदर, जैसे CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। तो 2 एग्जांपल तो आपने इसी में से लिख सकते हैं, या फिर कोई सा भी लिख सकते हैं। अब जब आपको डिस्टिंग्विश करना है कि दोनों अलग अलग कौन से डिस्टिंग्विश करना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे पहले देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आता है और नाइट्रिक एसिड आता है, और वीक एसिड में आपको फॉर्मिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, ये दोनों के दोनों आएंगे। तो आपको बस इतना सा करना था कि दोनों को डिफाइन कर देना था और उसके बाद उन दोनों को डिफरेंट कर देना था, अलग अलग कर देना था, जो जिसका एग्जांपल था। क्वेश्चन नंबर 6 में इतना ही पूछा गया था, आपको इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान भी है और बहुत बार पूछा भी गया है। सबसे पहले आपको बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद उसके 2 एग्जांपल लिख देना। अब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही आप समझ लीजिए कि न्यूट्रल कर देना है। क्या कर देना है? हमको न्यूट्रल कर देना है। तो न्यूट्रल कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक तरीके से मिला दी जाए, बराबर हो जाएगा न्यूट्रल। यानी कि अगर मान के चलिए एसिड और बेस को दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आसान भाषा में लिखें अगर हम इसको, तो हम सीधे क्या लिखेंगे? एसिड प्लस बेस, जो कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्या बनेगा बच्चों? सॉल्ट प्लस में वाटर। ये तो आपको भी अब रट चुका है। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था और इसमें आपको 2 एग्जांपल लिखने हैं। कोई सा भी ले लीजिए आप, एक एसिड ले लीजिए, एक बेस ले लीजिए, जैसे KOH ले लिया और HNO3 मिला लिया तो हमारा KNO3 बना और उसके साथ वाटर रिलीज हुआ। NaOH लिया यानी कि बेस ले लिया, और H2SO4 लिया यानी कि एसिड ले लिया हमने, ये बेस हो गया हमारा और ये हमारा एसिड हो गया। मिलाया तो हमारा जो सॉल्ट बना Na2SO4 का, और उसके साथ में ये हमारा वाटर बना। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, कर लेना, ध्यान से बता रहा हूँ इसको। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। आपको बताना है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेम 2 सब्सटेंस विच कैन बी यूज एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, यानी कि आपको पहले डिफाइन कर देना भाई ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, उसके बाद 1-2 उसके 2 एग्जांपल्स दे देना। 2 पूछे तो 2 ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ, ठीक है, जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली वो ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। किस पे बात करते हैं? ऑर्डर यानी कि आप जानते हैं कि उसके स्मेल पे ले जा रहे हैं हम, ठीक है। स्मेल यानी कि कैसा उसमें स्मेल आ रहा है, बदबू आ रही है, कैसा नहीं आ रहा। तो ऐसे इंडिकेटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर जो ऑर्डर के ऊपर काम करे उसको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप अनियन ले सकते हो, वेनिला ले सकते हो, जिसको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये भी बहुत बार पूछा गया है। पूछा क्या है? The pH of salt used to make tasty and crispy पकौड़े is 14। यानी कि अगर आपको टेस्टी पकौड़े बनाने हैं, वो भी क्रंची क्रिस्पी, तो आपको उसका pH मेंटेन रखना पड़ेगा 14। तो आपको आइडेंटिफाई करना है सॉल्ट को एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। और जब आप आइडेंटिफाई कर लें ऐसे सॉल्ट को तो उसको आपका केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है।
और इक्वेशंस भी बनानी है, लिस्ट इट्स टू यूजेस, और यहाँ तक कि उसके साथ साथ उसके दो इस्तेमाल भी करने। देखो आप सभी अपने घर में आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कभी भी आपके घर में पकौड़े बनते हैं तो उस समय बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडा बोलते नहीं है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर दो। उसी को हम अगर केमिकली नेम में देखें तो उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हमें इसको बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो सबसे पहले लेना पड़ेगा NaCl, उसके अंदर H2O मिलाना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना पड़ेगा, NH3 मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हम मिलाएंगे तो हमारे पास NH4Cl बनेगा, उसके साथ में NaHCO3 मिलेगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। अब इसके क्या क्या इस्तेमाल है? सबसे पहला इस्तेमाल देखो, इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश, यानी कि कुछ ऐसे फायर एक्सटिंग्विश होते हैं जिनको सोडा एसिड कहते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये एक इंग्रेडिएंट कहलाता है किसका? एंटासिड का। एंटासिड के बारे में हमने पहले ही सेकंड नंबर क्वेश्चन करा था, अब एक बार फिर से अगर भूल गए हो तो देख लेना। इट न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड, यहाँ तक कि ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है, जो कि एंटासिड का भी काम होता है। किसके अंदर? पेट के अंदर। एंड प्रोवाइड रिलीफ, और इसी की वजह से फिर आराम मिल जाता है। तो ओवरऑल सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। जितना पूछा जाए साइंस में सिर्फ उतना लिखना है, उससे अलावा कुछ भी एक वर्ड भी फालतू नहीं लिखना। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है अगर कंस्ट्रक्शन के समय की बात करें, जैसे एक घर बन रहा है, ए बिल्डर सेलेक्ट मार्बल फ्लोरिंग एंड मार्बल टेबल टॉप फॉर द किचन वाइल, यानी कि एक बिल्डर है, सबसे पहले तो आप इतना सुनो, बिल्डर ने एक मार्बल सेलेक्ट किया उसके फ्लोरिंग के लिए। जब घर बन जाएगा तो उसके फ्लोरिंग पे, ज़मीन पे बिछाने के लिए मार्बल लिया, और यहाँ तक कि जो उसका किचन है, ठीक है, किचन का जो ऊपर का सरफेस है उस पर भी लगाने के लिए उसने क्या लिया? मार्बल का ही चीज़ लिया। ठीक है, फॉर द किचन वेयर विनीगर एंड जूस ऑफ द लेमन एक्सेट्रा, वहाँ पे सारी की सारी ये सब चीज़ें रखी जा सकती है। एंड मोर ऑफ्टन यूज फॉर कुकिंग, और आप जानते हैं किचन है तो इस्तेमाल किया जाएगा खाना बनाने वगैरह के लिए। विल यू एग्री टू सेलेक्ट दिस सेलेक्शन एंड वाई, आप मुझे बताओ, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि क्या उसने सिलेक्शन सही किया, और अगर सही सिलेक्शन किया है तो ऐसा क्यों, जो उसने मार्बल इस्तेमाल करे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो आंसर जो होना चाहिए आपका वो डायरेक्ट होना चाहिए, पहले तो येस और नो में, उसके बाद उसका रीजन होना चाहिए। तो आंसर क्या है? नो, दिस सिलेक्शन इज़ रॉन्ग, ये सिलेक्शन ही उसका गलत है। क्यों? क्योंकि विनीगर एंड जूस ऑफ लेमन, अगर मैं बात करूँ विनीगर की या लेमन के जूस की बात करूँ, ये सारे के सारे एसिडिक सॉल्यूशन है। क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिड रिएक्ट विद मार्बल फ्लोरिंग, यहाँ ये बात याद रखना, जब भी अगर आप एसिड लेते हो तो मार्बल के फ्लोरिंग के साथ रिएक्ट करेगा। एंड मार्बल टेबल टॉप, मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, और ऐसा आप क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसके लिए भी आपके पास जवाब है। जितने भी मार्बल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बने होते हैं, और वो सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कि हमने कहा CaCO3 है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके साथ हमने रिएक्शन करा दिया गया 2CH3COOH का। ठीक है, अब देखो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? CH3COOH का होल ट्वाइस Ca, और उसके साथ में H2O। अब जब भी रिएक्शन होगा तो बार बार ऐसी चीज़ बनेगी जो आपको ख़राब कर देगी, या फिर मार्बल ख़राब कर देगा, या फिर ये कह सकते हो पॉइजनस चीज़ें बन जाएगा, और भी बेकार चीज़ें बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ें को नहीं खाया जाता, खास करके मार्बल पे। तो इस चीज़ों को आप याद कर लेना। ठीक है, और ये टोटल 10 के 10 क्वेश्चंस का वो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। सेकंड चैप्टर हो चुका है हमारा, फर्स्ट हमने ऑलरेडी करा दिया था। थर्ड चैप्टर के लिए या इसके आगे के चैप्टर्स के लिए या और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जाके देखिए, सब्सक्राइब करें विकास कोचिंग सेंटर को।